Good evening to all of you. I, Vivekanand, welcome you in this YouTube channel of Being Engineer. I did my MTech from IIT Roorkee and presently I am working as a faculty in electrical engineering in Jabalpur Engineering College, Jabalpur. And I am having experience of teaching and mentoring more than 17 years. Today, we are discussing a very important and hot issue, and that is the strategy for GATE 2022. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट 2022 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट वाइज किन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए। इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, इसका अगर हम वेटेज देखते हैं तो गेट एग्जामिनेशन में इसका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 28 मार्क्स, दैट इज ऑफ 28 मार्क्स। एंड इफ वी डिवाइड बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इफ आई राइट शॉर्ट EM, engineering mathematics the weightage is 13 marks, and as far as the aptitude is concerned, aptitude it is of 15 marks, so the total is 28 marks. Now this is fixed, so we have to prepare it accordingly. बहुत फोकस करना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और मैट्राइसिस पे बहुत अच्छे से काम करना है। प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। इसका एक सीधा फ़ायदा जो हम देखते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है नेटवर्क एनालिसिस है, सिग्नल्स इन सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसमें हमें इस मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज़ अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो सभी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल बिना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के तो हो ही नहीं सकते। इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क और मैथमेटिक्स सभी में आप देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हमें ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और उसमें भी फोरियर में हम चले जाएंगे तो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फिर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म तो डिस्क्रीट के लिए ही होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो कंटिन्यूस के लिए होता है। तो इस पोर्शन को हमें बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। आप स्टैंडर्ड बुक्स क्रेजिक की फॉलो कर सकते हैं, HK दास कर सकते हैं, BS ग्रेवाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एप्टीट्यूड के लिए आप अभिजीत गुहा, RS अग्रवाल कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टेस्ट सीरीज़ को मिस मत करिए। टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट हमें दिखाई देते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं यहाँ पे, उसके बाद ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक कंप्लीट गेट का टेस्ट होता है। तो इन तीनों तरह के टेस्ट सीरीज में हमें पार्टिसिपेट करना है, मतलब टेस्ट सीरीज पूरी तरह से यूटिलाइज करनी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 या 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, यू कैन सर्च फॉर दैट। इसके बाद हम आते हैं, पहला टेक्निकल जो हमने ग्रुप बनाया है वो है नेटवर्क प्लस कंट्रोल प्लस सिग्नल। और इसका जो एवरेज मार्क्स है, मतलब पिछले 15 साल में ये तीनों सब्जेक्ट जितने जितने मार्क्स के पूछे गए, एक एवरेज निकाल के हमने आपको बताया कि 23 मार्क्स। तो अमूमन इसमें नेटवर्क जो है 7 से 8 नंबर का आता है, कंट्रोल भी 8 या 9 नंबर का होता है, और इसी तरह सिग्नल भी 7-8 नंबर का आता है। तो इस तरह से टोटल मिला के 23 मार्क्स का ये हो जाता है। अब इन सब्जेक्ट की खास बात यह है कि तीनों सब्जेक्ट पूरी तरह से मैथमेटिकल हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैथमेटिक्स यदि आप पहले कर लेते हैं, नेटवर्क EMT कंट्रोल में आपको नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल में बहुत सहूलियत होने वाली है। कंट्रोल सिस्टम बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं होगा, नेटवर्क में भी लाप्लास और फोरियर यूज़ होगा, सिग्नल में फोरियर, लाप्लास, जेड ट्रांसफॉर्म सब यूज़ होंगे, ठीक है। और नेटवर्क किसी भी मतलब अगर मैं EC या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूँ, तो इसमें से किसी भी ब्रांच से आप गेट दे रहे हों, नेटवर्क को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, मशीन से हम पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, DC मशीन, बिना इक्विवेलेंट सर्किट के कोई भी मशीन पढ़ी नहीं जा सकती। और इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्किट, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। So definitely the role of the network analysis in the preparation of the gate as far as EC or IN or EE student are concerned, it is very very important. Similarly control,
और सिग्नल, ये भी तीनों ब्रांचेस में कॉमन है, EECIN, तीनों के ही स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझें कि हमें इन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, कंट्रोल में, नेटवर्क में और सिग्नल में। 23 मार्क्स का अगर ये वेटेज इसका है तो हम इसमें बहुत अच्छी मेहनत करें तो हम 23 में से 20 नंबर तो कहीं नहीं गए हमारे, हम बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। अब नेटवर्क एनालिसिस के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर करें? आप वैन वेल्केनबर्ग कर सकते हैं, आप सैडिको की बुक फॉलो कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में आप नागरथ गोपाल कर सकते हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम में ओपेनहेम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस बुक्स और सभी की शॉम सीरीज को मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड है और जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे हमको गेट 2022 में उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि NPTEL के वेरियस प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कंट्रोल का भी कोर्स है, नेटवर्क का भी है, सिग्नल का भी है। नेटवर्क का कोर्स आप उसे कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम में अगर आप एनरोल कर जाते हैं तो उनके पूरे ऑब्जेक्टिव्स, उनके असाइनमेंट्स और उनके एंड टर्म कोर्सेज बनाने से, उन न्यूमेरिकल्स को बनाने का हमें सीधे फ़ायदा जो है वो गेट 2022 में होता दिखाई दे रहा है। तो ये बात आप समझिए कि हमें बहुत फोकस करना है टेस्ट सीरीज़ पे, बहुत फोकस करना है NPTEL कोर्सेज पे और वेटेज को ध्यान में रखते हुए इस नेटवर्क कंट्रोल और सिग्नल वाले पोर्शन को बेहतर करना चाहिए। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोर सब्जेक्ट्स की बात यदि हम करते हैं तो कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम, जो कि मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्राण हैं ये दो सब्जेक्ट। अगर हम मशीन्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें DC मशीन्स पढ़ना होगा, DC मशीन में DC जनरेटर, DC मोटर, फिर ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन इसमें आ जाता है, ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स, फिर इंडक्शन मोटर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अंदर पूरा आएगा ही इंडक्शन मोटर्स, और फिर आएगा सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन। तो आप ये देखेंगे ये पूरी मशीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि किस मशीन में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर में लोड एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट के प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे जाते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉस का सेपरेशन पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पे ट्रांसफार्मर किस तरह का बिहेव करता है, उसके वोल्टेज या फ्लक्स डेंसिटी में कैसा वेरिएशन होता है, इस तरह के क्वेश्चन गेट में बहुत पूछे जाते हैं। इंडक्शन मोटर में भी इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लोड एफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लॉसेस कैलकुलेशन के प्रॉब्लम, रेटिंग से संबंधित प्रॉब्लम, और स्लिप वाला जो कंसेप्ट है कि मोटर हमारी 1440 RPM पे घूम रही है तो बताइए कि उसकी स्लिप क्या होगी, या स्लिप दी है तो स्पीड क्या होगी, या स्लिप और स्लिप हमें पता है तो हमें ये पूछ लिया कि रोटर का EMF क्या होगा जो कि स्लिप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सिंक्रोनस मशीन में भी हमें इक्विवेलेंट सर्किट, आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनना चाहिए, लॉसेस एफिशिएंसी, लोड कैलकुलेशंस की बात होती है। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उनकी चर्चा होती है। सिमिलरली डीसी मशीन में तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है नहीं, तो पूरी तरह से बात हो रही है इक्विवेलेंट सर्किट की, लॉसेस की, एफिशिएंसी की, लोड की, और सभी मशीन का लोड एफिशिएंसी कर्व हमें बनना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत फोकस करनी है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफार्मर के लिए फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का, नो लोड पे ऑपरेशन, फुल लोड पे ऑपरेशन, इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, और सिंक्रोनस मशीन के लिए भी जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और EMF MMF मेथड हैं, इन सब चीज़ों पे मतलब हमें फोकस करना चाहिए। पावर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो पावर सिस्टम में जनरेशन का पोर्शन होता है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यूटिलाइजेशन, और फिर पावर सिस्टम एनालिसिस की बात होती है, फॉल्ट एनालिसिस की बात होती है जो कि पावर सिस्टम का ही पार्ट है, फॉल्ट एनालिसिस की बात होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पर प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सब पे देखें तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे कि पिछले गेट के 20 सालों के पेपर की भी अगर आप स्टडी करेंगे तो जनरेशन से क्वेश्चन एक आधा बार कभी आया है 1 नंबर का, ठीक है, लेकिन हाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, यूटिलाइजेशन सिलेबस में नहीं है। पावर सिस्टम एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटेक्शन पे भी एक आधा 2 क्वेश्चन बनते हैं। खासकर गेट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान में रखना है तो पावर सिस्टम में हमें फॉल्ट एनालिसिस, सिमेट्रिकल फॉल्ट
अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन, इस पे फोकस करना होगा। और उसके लिए आप नागरथ गोपाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं, नागरथ कोठारी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड बुक। शॉम सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, स्टीवेंसन फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं। पर हाँ, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी आप तैयारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम में करेंगे, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ की मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ में जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के टेस्ट और फिर कंप्लीट गेट की पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है। तो शुरुआत हमें करनी चाहिए इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने फॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ लिया तो फॉल्ट एनालिसिस का टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। ट्रांसफार्मर में आपने मान लीजिए कि नो लोड ऑपरेशन, फुल लोड ऑपरेशन पढ़ लिया, मशीन्स का सॉरी पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, तो ट्रांसफार्मर एक टॉपिक हो गया बेसिकली मशीन का, तो आप ट्रांसफार्मर का टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन जब पूरी मशीन तैयार हो जाए तो पूरी मशीन का टेस्ट कर लीजिए। मशीन पावर सिस्टम दोनों तैयार हो गए तो मशीन पावर सिस्टम का क्लब्ड टेस्ट कर लीजिए। और पूरा जब गेट की प्रिपरेशन हो जाए तो फिर कंप्लीट टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। मेरे हिसाब से जो अभी 6 महीने का समय है उसमें आपको शुरुआत इंडिविजुअल से करनी चाहिए, फिर पूरे सब्जेक्ट पे जाना चाहिए, फिर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट पे जाना चाहिए, और जब आखिरी के 1.5-2 महीने का समय बचता है तो हमें फुल लेंथ टेस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि हम अब गेट के पहले ही अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि हम 100 में से 50, 60, 70 कितने नंबर तक की तैयारी में सफल हो चुके हैं, यह हमें पहले पता चल जाएगा। अब इसी में मशीन पावर सिस्टम के बाद बात आती है एनालॉग डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन को तैयार नहीं करते या उसमें कम प्रेफरेंस देते हैं उसको, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर गेट में आप अच्छी रैंक पे फोकस कर रहे हैं, आप अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 रैंक फोकस कर रहे हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते। और खासकर एनालॉग डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके अमूमन वेटेज की बात करें तो एनालॉग 9 नंबर के आसपास, डिजिटल 5, 4, 5, कभी कभी 3 नंबर का, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 10 नंबर के आसपास आती है, 8 से 10 नंबर। ठीक है, तो इन सब का मैंने क्लब करके 20 मार्क्स लिख दिया है। तो 20, कभी 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो 20 नंबर यानी 100 में से 20% वेटेज है। तो एनालॉग और डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जो है हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैंने जो एवरेज निकाला है पिछले 20 साल का, 20-22 नंबर का ये तीनों सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम मिलमैन हेल्कियास देखें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेल्विन ओलीच को फॉलो कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PS भीमरा कर सकते हैं, राशिद कर सकते हैं। और जो भी करें, न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन सारे सब्जेक्ट की शॉम सीरीज़ अवेलेबल हैं, उसको फॉलो करें। NPTEL के कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करें। क्विजेज सॉल्व करें, असाइनमेंट्स बनाएं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, थॉरो कंसेप्ट बनाएं, और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें। और टेस्ट सीरीज़ में जितना हम मेहनत करेंगे, जितनी रगरस प्रिपरेशन हमारी होती चली जाएगी, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ तक गेट 2022 का सवाल है, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन को पकड़ती चली जाएगी। आइए हम आगे बात करते हैं एनालॉग पावर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद एक छोटा पोर्शन जो हमने EMT और मेजरमेंट का लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अमूमन जो है वो 3 से 4 नंबर की आती है, और 4 नंबर के आसपास ही आपका मेजरमेंट आता है, 4 से 5 नंबर का। ठीक है, तो मैंने अंदाजन मतलब एवरेज जो है पिछले 20 साल का वो 7 मार्क्स लिख दिया है। ये 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 6-5 में भी जा सकता है। एक बार की अगर हम बात करें तो EMT अकेले 11 नंबर की आई थी, बट डैट वाज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, एक्सेप्शनल केस, क्योंकि पुराने 20 साल के पेपर की यदि आप स्टडी करते हैं तो आपको कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो वेटेज है वो 4 नंबर से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, लेकिन एक साल में 11 नंबर का मिलेगा, तो उसको भी हम एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। और इसी तरह मेजरमेंट का वेटेज पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले आप देखते थे CRO के भी सवाल आते थे, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के क्वेश्चन हो गए, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हो गए, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हो गए, फिर एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, इन सब के क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन होते थे। और इसके अलावा करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बड़ा हॉट टॉपिक हुआ करता था गेट का। तो पहले, बहुत पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो 5 नंबर के क्वेश्चन भी मेजरमेंट से आ जाते थे, लेकिन अब सारा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क 2 मार्क मिला के भी 5 नंबर का मेजरमेंट हमें पेपर में नहीं दिखाई दे रहा है, पिछले 5 साल के पेपर को अगर हम देखें। ठीक है, तो इन 2 सब्जेक्ट का इसलिए वेटेज मैंने 7 मार्क्स दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल में इनका वेटेज घटता चला गया।
ठीक है। EMT हालांकि अब 2 साल पहले आप देखेंगे तो 4 से 5 नंबर की आई थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि EMT 2 नंबर का ही क्वेश्चन आया। तो 7-8 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है इन 2 सब्जेक्ट के लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैंने 7 नंबर इसको एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से चलता हूँ स्लाइड 1 की तरफ, जिसमें मैंने आपसे कहा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 28 मार्क्स का है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, प्रोबेबिलिटी में, मैट्राइसिस में हम जितने पारंगत हो जाएंगे उसका सीधा फायदा हमें कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस और सिग्नल सिस्टम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के इशू वैसे हम देखें तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और मैट्राइसिस ये कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। नेटवर्क में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज़ होगा, और जो आप लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे वो सीधा एप्लीकेशन सिग्नल में, कंट्रोल में, नेटवर्क में सभी में दिखाई देगा। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए पहले पार्ट को मैंने बताया। सेक्शन बी में नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल, जिनका भी मैथमेटिक्स अच्छा है या अच्छा हो गया प्रिपरेशन के दौरान, वो सीधे इन सब्जेक्ट पे कूच कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी नेटवर्क प्लस कंट्रोल प्लस सिग्नल, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम 100% नंबर ला सकते हैं और पूरी तरह से मैथमेटिकल है। मशीन पावर सिस्टम भी मैथमेटिकल है, नो डाउट उससे भी न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट कंसेप्ट बेस्ड भी हैं, उनमें फंडामेंटल भी हैं, उनमें थ्योरी भी है। ठीक है, नेटवर्क में जो थ्योरी है वो इतनी है कि उसमें न्यूमेरिकल बना लें हम। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यू understand what is Thevenin theorem, what is Norton theorem, but if you are unable to solve a problem based on dependent sources, problem based on dependent plus independent sources of a maximum power transfer theorem or a Norton theorem or Thevenin theorem or superposition theorem, then there is no use of that theory. उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। ये बात हम क्लियर कट समझ लें कि हम किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी कितना ही अच्छा क्यों ना जानते हो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम थ्योरम जानते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन गेट अथॉरिटीज़ हमसे इन सब चीज़ों पे कोई प्रश्न नहीं करने वाली। वो हमसे प्रश्न करने वाली है न्यूमेरिकल बना सकते हो क्या, और न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब कंसेप्ट थॉरो होगा। तो ये सब्जेक्ट तीनों न्यूमेरिकल हैं, बहुत अच्छी तरह फोकस करने की ज़रूरत है। मशीन्स एंड पावर सिस्टम फंडामेंटल हैं, कंसेप्चुअल हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो थ्योरी भी क्लियर करिए, फिर न्यूमेरिकल पे जाइए। शॉम सीरीज सबकी फॉलो करिए। एनालॉग, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ गुड रैंक अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500, they cannot miss these 3 important subjects, analog plus digital plus power electronics, because the weightage of this particular group is more than 20%. and then the last EMT plus measurement अमूमन 7 से 8 नंबर का, और इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज कम है, तो पहले उनको प्रेफरेंस दीजिए जिनका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्ट था कि मैं आपसे गेट 2022 की स्ट्रेटेजी की बात करूं। आई होप आई कवर्ड ऑल द थिंग्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द गेट 2022, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छी रैंक लाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।